अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल कौन सी सुनाई थी? कोई भी नहीं। परसों आखिरी क्या सुनाई थी? चुगलखोर वाली सुनाई थी, और शायद यही सुनाई थी आखिरी। सिला रहमी क्या होती है? सिला रहमी। अच्छा, कता रहमी क्या होती है? रहम ना करना। अरे नहीं नहीं नहीं। ये जो सिला रहमी और कता रहमी में रहम है ना, ये रिश्तेदार हैं। तो कता रहमी ताल्लुक तोड़ना। और आप जिस भी शहरों से हैं, तकरीबन कहीं ना कहीं हर घर खानदान में एक मसला चल ही रहा होता है। कोई ना कोई फैमिली में कट ऑफ होता है। आपके अब्बू नहीं मिलते किसी से, कोई आपके अब्बू से नहीं मिल रहा होता, क्योंकि 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 हाँ, जाती अना भी हो सकती है, और फजूल फजूल बातें भी हो सकती हैं कि रोटी पहले मुझे क्यों नहीं पूछी, उसको क्यों पूछी है, चाय पहले क्यों मुझे पूछी। फिर जायदादों का मसला हो सकता है, फिर रिश्तेदारियों का मसला हो सकता है कि रिश्ता उधर बहन के घर क्यों दिया, भाई के घर रिश्ता क्यों नहीं ऑफर किया। हाँ जी। तो अब ये जो मसले हैं, इनकी वजह से ना कट ऑफ हो जाता। ये जो कता रहमी है ना, ये अल्लाह को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसकी हदीस जो मैं आपको सुना रहा था, कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है। अगर मामू के साथ बिजनेस किया था और मामू ने फ्रॉड किया है, तो कतर सिला रहमी का मतलब ये नहीं कि मामू के साथ दोबारा बिजनेस करें, ना करें बिजनेस। या अगर 4 लोगों में फुप्पू ने जलील किया था पहले, तो ना बैठे 4 लोगों में, फुप्पू को मौका ही ना दें। जब वो जलील करने लगे तो बात बदल दें। तो ये नहीं कि बार बार जलील हो, लेकिन जब वो रिश्तेदार जिन्होंने बेशक नुकसान भी पहुंचाया था, एक तो दिल से उनके लिए बुग़्ज़ निकाल के दुआएं करनी, दूसरा जब वो मुश्किल में हो उनके साथ होना, खुशी में खुशी के साथ शरीक होना। हाजिरी नहीं लगवानी। जो फौतगी हो जाती है ना, तो लोग हाजिरी लगाने पहुंचते हैं, और औरतों में खासतौर पे हाजिरी होती है कि मिलके रोना भी है। वो जब रोएगी तो उसका मतलब वो फलाने घर से आया था। हाँ, तो इसलिए सिला रहमी बार बार नुकसान उठाना नहीं होता, या ये नहीं कि हर शाम को फुप्पो के घर जाके बैठ जाए, ये नहीं सिला रहमी है। मिलना मिलाना नहीं है, मसरूफियत की वजह से और बात है। लेकिन कट ऑफ करना यह होता है कि मुश्किल में भी काम नहीं आ रहे, और कहीं पब्लिक गैदरिंग में मुलाकात हो जाए तो एक का मुंह उधर दूसरे का मुंह उधर, ये कता रहमी होती है। तो कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अगर आपके खानदानों में लड़ाइयां हुई है ना, और अम्मा बने लड़ाइयां की हुई हैं, तो देखिए मौका कहीं लगे तो सुलह कराए यार। बेशक आपकी नीयत फुप्पो के घर रिश्ता करने की, इसीलिए सुलह करानी है, फिर भी कराएं सुलह। देखें कोई और मसले का हल निकलता होगा। तो फिर कल को आप ये लोग काम ना कर रहा हूं, नहीं नहीं अम्मा अब्बा बात नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप लोग कल को कट ऑफ ना करना। कल मैंने आखिरी सवाल जो लिखवाया था, उसमें मैंने फर्दर प्रोसेसिंग डाल ली ना। हाँ ठीक है, और वैरायटी करते हैं, और लिखे हैं सवाल, अब और वैरायटी देखते हैं। Following information relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May.
और cost of completed units, cost of completed units, uh, 600,000, 6 लाख रुपए, 600,000. Output JPA 3,000 units और B 1,000 units. 1,000 units. A 3,000 units है और B 1,000 units है. A is sold at a price of 220 रुपए पर यूनिट, 220 रुपए पर यूनिट आफ्टर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट ऑफ 5 रुपए पर यूनिट, ₹5 per unit. Product B is transferred to process 2. And 8 units of B plus 8 units of B plus are produced. नहीं B plus, हाँ मतलब नाम है B plus, मतलब एक बेहतर प्रोडक्ट बन रहा है, ये नाम है उसका B plus. 8 units of B plus are produced from every 10 units of B. From every 10 units of B in process 2. In process 2. यानी B process 2 में जाता है, वहां से वो पढ़ लिख के B plus बनता है, लेकिन 10 यूनिट्स डलते हैं तो 8 B plus बनते हैं. B plus is sold at a price of 600 रुपए पर यूनिट, 600 per unit, 600 per unit after incurring selling cost of ₹15 per unit. जी 15 रुपए, ₹15 per unit. Conversion cost of ₹40 per unit of input, 40 per unit of input is incurred in process 2. 40 रुपए per unit of input is incurred in process 2. आपसे रिक्वायर्ड है, जी आपसे रिक्वायर्ड है. अच्छा, अब इसमें मैंने एनआरवी की डिटेल बता दी, तो अब रेशो किसकी लेनी है? एनआरवी की. तो आपसे रिक्वायर्ड है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ए एंड बी
बी प्लस नहीं कह रहा, बी, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ए एंड बी करें।
हाँ जी, क्या नहीं समझ ही नहीं आई। हाँ जी एफर्सन, जो खाली बैठे हैं। चले देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कितनी है? 6 लाख। उसको हमने बांटना है टोटल एनआरवी की रेशो में। ए के कितने यूनिट्स बने और हर यूनिट बिकेगा 220 का, लेकिन 5 645 000। इसमें कोई एतराज? बी बने कितने हैं? 1000। लेकिन जब बिकेंगे ना तो बी नहीं बिकेंगे, बी प्लस बिकेंगे। और 1000 बी बिकते हुए 800 बन गए होंगे। हर 10 बी से 8 बी प्लस बनने। अच्छा, अब ये 1000 इंटू 8/10 करने से क्या आंसर आ गया? 800 बी, 800 बी प्लस, और एक 800 बी प्लस यहां तक कोई इतराज? लेकिन वो बी प्लस बिकने से पहले मजीद खर्चा भी खाएगा। क्या खर्चा होगा कन्वर्जन का? 40 रुपए पर बी, तो इसलिए इनटू 1000। देखें, टोटल एनआरवी का कॉन्सेप्ट यह है कि हम जहां खड़े हैं ना, कॉन्सेप्चुअली हम इस कैलकुलेशन को करते हुए कहां खड़े हुए हैं? प्रोसेस 1 के दरवाजे पे खड़े हैं। 1000 यूनिट्स, ये 1000 यूनिट्स टोटल नेट कितना पैसा लाके देंगे? तो इतना खर्चा और होगा कन्वर्जन पे, और 1000 से ये 800 बी प्लस बनेंगे, और एक बी प्लस नेट इतने का बिकेगा। कितना आया? 428 1073 000। इस रेशो में बांटना है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को। 6 लाख बताई मैंने है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड। 6 लाख इंटू 645/1073, और बी के हिस्से में 6 लाख इंटू 428/1073 जी।
36067 और ये 23929 और मैंने पूछी थी कॉस्ट पर यूनिट। ए के 3667171 में कितने यूनिट्स बने? 3000 जी, 120.22 और बी के 239329 में कितने यूनिट्स बने? 800 के 1000 क्योंकि बी की बात हो रही है ना। 239.33 किसी का सही नहीं था। चलो ठीक है, शाबाश। ये यूनिट्स हैं ये 800 हैं, 800 बी प्लस हैं, तो 40 रुपए पर बी प्लस है, पर बी है, तो मल्टीप्लाई भी फिर के 1000 यूनिट से करना पड़ेगा। ओके, अच्छा क्या गलती थी? 40 माइनस ही नहीं किया था। अच्छा सही है। अच्छा, अब इसकी मैंने आपको फर्दर प्रोसेसिंग की भी वैरायटी बता दी। चले अब ये एक जरा फुल फ्लैग सवाल की शक्ल में कर लेते हैं जिसमें वो 6 लाख ना दिया हो, पहले वो निकालना पड़े। देखिए सवाल, following information relates to process 1 for the month of May. Opening work in process. Opening work in process. $2400 kg, 2400 kg. और 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट। और इनकी कॉस्ट मटेरियल की 96,000 और कन्वर्जन की 144,000, 144 144।
करंट मंथ डाटा लिखें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 900,000, 9 लाख रुपए। 900,000 और ब्रैकेट में लिखें 20,000 यूनिट, 20,000 kg, 20,000 kg। कन्वर्जन कॉस्ट 14 लाख, 1.4 मिलियन। Closing work in process 3,600 kg, 3,600 kg, 75% complete, 75% complete। और इंस्पेक्शन स्टेज 40%, 40% नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट। और क्या है, क्या रह गया यार? स्क्रैप वैल्यू बताइए। स्क्रैप वैल्यू 22 रुपए, 22 पर केजी। नहीं, 22 पर यूनिट ऑफ सॉलिड वेस्ट, 22 पर यूनिट ऑफ सॉलिड वेस्ट। each kg of defective units बल्कि रहने नहीं, इस सवाल में ऐसे नहीं फिट हो पाएगा, पर ठीक है 22 रुपए पर केजी, वो अगले किसी सवाल में डाल दूंगा। 22 रुपए पर केजी बस रोक दें, बस ₹22 पर केजी, बस वो सॉलिड वेस्ट काट दें, किसी और सवाल में देखता हूं। और क्या रह गया? और क्या नहीं बताया? एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस was 20% higher than normal loss. higher than normal loss. और output comprises of 60% product A and 40% प्रोडक्ट बी। यानी अगर आउटपुट में 100 किलो बन रहे हैं तो 60 किलो ए बन रहे हैं और 40 किलो बी बन रहे हैं। 60% ए एंड 40% बी।
वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है। each A is sold, each A is sold at a price of 250 पर केजी, 250 रुपए पर केजी। एक ए 250 पर केजी का बिकता है और ईच बी इज सोल्ड फॉर 400 पर केजी, 400 रुपए पर केजी, आफ्टर इनकरिंग पैकिंग कॉस्ट ऑफ 60 पर केजी, 60 रुपए पर केजी। आपसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर केजी ऑफ ए एंड बी, कॉस्ट पर केजी ऑफ ए एंड बी इफ के बाद पार्ट 1 सिनेरियो 1 यानी joint cost is allocated in the ratio of quantities produced joint cost is allocated in ratio of quantities produced or requirement 2 joint cost is allocated in ratio of total NRV at split off point, total NRV at split off point। चलें करें जी आप लोग करें। एक पार्ट है यूनिट्स की रेशियो, दूसरा पार्ट है एनआरवी की रेशियो, टोटल एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मैंने यूनिट तो बताया नहीं कहीं सवाल में, केजी बताए सर। नहीं वो मैंने वो कह दिया था 22 रुपए पर केजी बस। वो मैं आगे सॉलिड रेट बता रहा था सॉलिड बेस, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया था पॉइंट, वो इसमें इतना अच्छा फिट नहीं कर पा रहा था, तो सारा कुछ केजी में बताया मैंने।
पीआरसी के
हाँ जी, कितना अर्सा लगेगा? फिर बाय प्रोडक्ट कराता हूँ।
अरे यार अब तक तो बहुत तेज हो गए होंगे आप लोग, मेरा ख्याल था। जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2400, इनपुट 20,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3600, नॉर्मल लॉस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए, ऐड नहीं होंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी इंस्पेक्ट हो चुके, माइनस नहीं होंगे, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में ये 20,000 ही रह गए। हाँ जी, 1000, और एक्चुअल लॉस नॉर्मल से ज्यादा है, यानी एबनॉर्मल लॉस है। कितना ज्यादा है? 20%, तो 200 एबनॉर्मल लॉस है। और आउटपुट 176। चले यहां तक तो सही। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वेटेड एवरेज है, completed units 17,600, 100%, 17,600, 17,600, closing work in process 3,600, material पूरा, conversion कितना 75%, 3,600, 2,700, abnormal loss 200, कितना है इंस्पेक्शन स्टेज? 40%, 200 और 80, और टोटल आ गए 21400, 20380।
कॉस्ट पर यूनिट कह लें, कॉस्ट पर केजी कह लें, एक ही बात है, मटेरियल और कन्वर्जन। एफ को है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 96,144,000, करंट पीरियड 900,000, 1,400,000, नॉर्मल लॉस 1000 इंटू 974 और 154। कॉस्ट पर यूनिट बन गई 45.51, 75.76। यहां तक भी ठीक है। और पूरी स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 17,600 इंटू ये दोनों 45.51 प्लस 75.76 34,352। यहां तक भी ठीक है। चलो जी, यहां तक भी ठीक। यहां तक वैसे ठीक होना चाहिए, क्यों नहीं था पहले तो ये अब इसको तोड़ना है। रिक्वायरमेंट ए यूनिट्स की रेशियो में तोड़ना है, तो एलोकेशन हो जाएगी, बल्कि पहले यूनिट्स तो लिख लें। उन 17,600 में से ए कितना है 10,560 और बी कितना है 7040। इस रेशो में बांटना है। एक हिस्से में आ जाएगी 2134,352 इंटू 10,560 ओवर 17,600 1280। अच्छा, इस 2135 का 60% भी ले सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स की रेशियो 60-40 ही तो है। और बी 2134,352 7040 ओवर 17,600 53। तो फाइनल रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर केजी, तो ए बन जाएगी 1280,611 डिवाइडेड बाय 10,560.27 और बी की भी इतनी ही होनी है वैसे। हाँ जी, यहां तक। अच्छा चलें, एक जादू दिखाता हूं, इसको ऐड करें। $1.27, क्योंकि हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाली, उसी से ही कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट निकाली, तो इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है इन दोनों की वही होनी है। क्यों वही होनी है? क्योंकि रेशो यूनिट्स की, और जब आप इसको एनआरवी की रेशो में बांटे तो टोटल एनआरवी बन जाएगी एक यूनिट से 10,560 इंटू 2640,000 और बी
7040 into 400 minus 60 93600। और इस रेशो में जब बांटेंगे तो आंसर आ जाएगा ए के हिस्से में 1119415 और बी के हिस्से में 1014937 और फाइनल रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट पर केजी। ए हो जाएगा 106, अच्छा, और बी 14 पॉइंट नहीं आ गया। हाँ जी, यहां तक कोई एतराज सवाल? अच्छा, जॉइंट प्रोडक्ट के पास्ट पेपर्स के सवालों से पहले ना बाय प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो बाय प्रोडक्ट बड़ा आसान सा है। कल मैंने जॉइंट प्रोडक्ट की हेडिंग दी थी, लेकिन उससे पहले मैंने दोनों ही बताए थे, बायर प्रोडक्ट भी बताया था। मेन मकसद ये बनाना है, तो इसलिए जब मेन मकसद ये नहीं है ना तो ये चूंगा है, और इसको कोई कॉस्ट भी अलॉट नहीं हो रही। जो कॉस्ट है वो सारी हम जॉइंट प्रोडक्ट ही को दे रहे हैं, बाय प्रोडक्ट चूंगा है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, समझने के लिए रिलेट कर रहा हूं कि इसकी ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस की तरह की है।
मैं ये नहीं कह रहा कि ये नॉर्मल लॉस है, नहीं है नॉर्मल लॉस, प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट होती है। जैसे क्वांटिटी स्केड्यूल में क्या करते हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल में नॉर्मल लॉस एज ए नेगेटिव आ रहा होता है ना, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि नॉर्मल लॉस की तरह है। इसकी बिल्कुल वैसी सी ट्रीटमेंट है जैसे नॉर्मल लॉस की होती है। ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन ट्रीटमेंट वैसी सी है। अच्छा जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में और स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में नॉर्मल लॉस आता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस की कोई लाइन आ रही होती है, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में नहीं आ रही होती, तो नथिंग, इग्नोर, इनमें इसका कोई काम नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट वाली कैलकुलेशन में नॉर्मल लॉस का क्या कर रहे होते हैं, यहां से माइनस कर रहे होते हैं ना, इसके साथ भी यही सलूक करेंगे। इसके साथ भी यही सलूक हो रहा होता है कि बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू एनआरवी इनफैक्ट मटेरियल वाले कॉलम से लेस हो रही होती है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको कोई इज्जत दे ही नहीं रहे। इस पे भी जो खर्चा लग रहा है वो कौन अपने कंधों पे उठा रहा है? जॉइंट प्रोडक्ट। तो वही नॉर्मल लॉस वाला ही काम हो गया ये। तो इसलिए ट्रीटमेंट भी नॉर्मल लॉस की मिलती जुलती ही है। अच्छा, अगर घर में आपकी इज्जत नहीं थी और आपके नाम बिगाड़ के ना ऐसे कोई बचपन में निक नेम रखे होते अजीब अजीब से, उस तरह का कोई नाम रखा हुआ था, घर में कोई इज्जत नहीं थी आपकी। अब अगर बाहर इज्जत है और वही नाम ही मशहूर हो गया तो उसी नाम के साथ सांप लग जाएगा साथ। तो ये जो बाय प्रोडक्ट है ना, इसको पहले कोई इज्जत नहीं मिल रही थी। अगर इसको इज्जत मिली, अगर इज्जत कैसे मिली कि इस बाय प्रोडक्ट को थोड़ा सा इलाज कराकर कुछ और मुनासिब शक्ल का प्रोडक्ट बनाकर बेचें। यानी अगर ये बाय प्रोडक्ट P1 से एक बाय प्रोडक्ट निकला, X बाय प्रोडक्ट था, और अगर P2 में ये आला तालीम हासिल करने चला गया और यहां से निकलकर फिर ये सेल हुआ, तो P2 का सवाल सॉल्व करते हुए ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर ही नहीं होगा ना, ये ट्रांसफर इन है ना। फिर तो अब अगर ये ट्रांसफर इन है तो उसकी कॉस्ट कितनी? हमने प्रोसेस 1 में तो उसको कोई कॉस्ट ही नहीं दी। अगर बाय प्रोडक्ट आगे किसी और प्रोसेस में जा रहा है कुछ और मजीद बनने के लिए, तो फिर इस प्रोसेस का सवाल सॉल्व करते हुए ये जो बाय प्रोडक्ट है वो फिर ट्रांसफर इन हो जाएगा।
तो फिर कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन कहां से आएगी? वैसे कहां से आती है कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन? प्रोसेस 1 की स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, वहां तो हम इसको लिफ्ट ही नहीं करा रहे, तो फिर दी हुई कैसे होगी? ये जो फिगर यहां पर हमने एनआरवी कह के माइनस की थी ना, इसी फिगर को हम अगले प्रोसेस के लिए कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन समझेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, अरे हम पहले यहां क्या पर यूनिट माइनस कर रहे होते हैं? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप क्या पर यूनिट टोटल ही कर रहे होते हैं ना? लो यार, टोटल लिख देते हैं। तो अब जब अगर किसी एक बाय प्रोडक्ट है, इसको यहां इज्जत नहीं मिल रही थी, लेकिन अगर इसको यहां इज्जत मिल रही है, तो जिस वैल्यू पे इसकी यहां बेइज्जती हुई थी, उसी वैल्यू को यहां पर इज्जत से हम कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन कह देंगे। तो ये बात आपको जुबानी याद भी हो गई है ना? तो ये लिखें, ये वाली बात जो मैंने बताई कि अगर ये बाय प्रोसेस 1 के सवाल में तो यही ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट किसी नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो उस प्रोसेस 2 वाले सवाल के लिए इस फिगर को, ये वाली फिगर, कौन सी फिगर जिसको प्रोसेस 1 के सवालों में हमने यहां से लेस किया हुआ है, इसी फिगर को प्रोसेस 2 के सवाल के लिए कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन कह देंगे। मैंने एक सवाल दिया था स्प्रिंग 23 कि ऑटम 23, स्प्रिंग 23, और अगर आपने किया है तो मसले भी हों शायद, तो मसला नहीं, किसी को कोई मसला नहीं। अरे वाह यार, अच्छा एक मैं खुद ही बता देता हूं क्योंकि वो होता है जब हम लोग एनआरवी लिखते हैं ना, स्क्रैप वैल्यू लिखते हैं, तो वो सवालों में नॉर्मली अब तक जितने भी सवाल किए उसमें कुछ 10 रुपए पर केजी, कुछ 2 रुपए पर यूनिट दी होती थी। यहां पर ना स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट पर केजी करके नहीं दी हुई, टोटल दी हुई है। जैसे पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है
कि जितने यूनिट्स भी खराब हुए वो बेच दिए। डिपार्टमेंट ए में 4 मिलियन टोटल रुपए के और डिपार्टमेंट बी वाले 6 मिलियन टोटल रुपए के। अब हमने चूंकि नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लेनी होती है, तो ये जो टोटल 4 मिलियन है ये तो टोटल है, और टोटल कितने यूनिट्स की? एक्चुअल की, क्योंकि प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स वर 4 मिलियन रुपए, यानी जो असल में जाया हुए और बिके वो टोटल 4 मिलियन रुपए के बिके। पर यूनिट निकालना हो तो कैसे, किससे डिवाइड करें? एक्चुअल लॉस से। और फिर जो आंसर आएगा ये वो होगा जो सवालों में पर यूनिट करके दिया होता था। तो ये एक पॉइंट है बस इस सवाल में, और बाकी तो जी आप बताते स्प्रिंग 23 में कुछ पूछना तो चलें ठीक है, इसकी प्रैक्टिस फिर करते हैं मंडे को। मंडे को फिर मैं पास्ट पेपर के सवालों पे हाथ डाल सकूंगा ज्वाइंट प्रोडक्ट के। ठीक है, अल्लाह।